नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। रक्षाबंधन से पहले आज दिल्ली की हजारों महिलाओं को लक्ष्मी योजना की पहली किस्त। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने मिलेगी 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टोरंटो में भारतीय प्रवासी कारोबारी समुदाय के साथ किया संवाद। वहीं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी जापान यात्रा के तीसरे दिन आज टोक्यो में बड़ी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से की मुलाकात। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में लगी भीषण आग। 15 नवजातों की जलकर हुई मौत। खेल की खबरों में कोलंबो टेस्ट में भारत के खिलाफ फॉलो ऑन खेलते हुए श्रीलंका की खराब शुरुआत। भारत के पहली पारी में बनाए 503 रन के जवाब में श्रीलंका पहली पारी में 290 रन पर हुई आउट। और देश भर में मनाया जा रहा है ओणम और ईद मिलाद उन नबी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। रक्षाबंधन से पहले आज दिल्ली की हजारों महिलाओं को दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को पेंशन के आधिकारिक पत्र सौंपेगी। इसके बाद अगले महीने की पहली तारीख से महिलाओं के खाते में पेंशन की रकम सीधे जमा होनी शुरू हो जाएगी। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। आज ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में लगभग 4,000 महिलाओं को दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के तहत स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। इस योजना में पंजीकरण कराने के लिए पोर्टल की शुरुआत 1 अगस्त को हुई थी। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक 9 लाख से ज्यादा लाभार्थियों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनमें से 6 लाख से ज्यादा पूर्ण आवेदन जमा कर दिए गए। लक्ष्मी योजना 2025 की अगर बात की जाए तो दिल्ली चुनाव में भाजपा का ये मुख्य चुनावी वायदा था। सरकार ने इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। बात उत्तर प्रदेश की, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को एक नहीं बल्कि 2 खास तोहफे दिए। लखनऊ में सीएम योगी ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ किया और विशेष बसों का फ्लैग ऑफ भी। इस योजना में जहां रक्षाबंधन तक यानी 3 दिनों के लिए महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की सुविधा मिलेगी, तो वहीं रक्षाबंधन के बाद 60 साल से अधिक उम्र की महिलाएं भी यूपी की रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर पाएंगी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि रक्षाबंधन तक माताओं, बहनों और बेटियों के लिए सह्याद्री सहित निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा होगी और उसके बाद 60 और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को भी निःशुल्क बस सेवा की सुविधा मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि महिलाएं बस में आधार कार्ड या वोटर कार्ड दिखाकर कहीं भी निःशुल्क आ जा सकेंगी। अब से आपका किराया सरकार देगी। साथ ही सीएम योगी ने कार्यक्रम में कई जिलों से आई महिलाओं से संवाद कर उन्हें बधाई दी। आपको बताएं कि इस योजना पर सालाना 270 करोड़ रुपए खर्च होंगे और रोजाना करीब 88,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। मैं सबसे पहले रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन और हर माता को 3 दिन के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। और 29 के बाद 60 वर्ष की कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की वासी हो, अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखा करके इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं। उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। ये 2 प्रकार की सेवाएं आज एक साथ प्रारंभ हो रही है। वहीं भारत और कनाडा के आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कनाडा के दौरे पर हैं।
निर्मला सीतारमण ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय प्रवासी कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों के साथ स्वागत समारोह में संवाद किया। ये बातचीत भारत कनाडा के आर्थिक संबंधों और निवेश सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित रही। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और देश में बड़े बाजार, युवा आबादी, बढ़ती खपत, डिजिटल ढांचे और मजबूत पूंजी बाजार जैसी कई विशेषताएं निवेश के नए अवसर पैदा कर रही हैं। India-Canada bilateral relations have seen a remarkable transformation in recent times, underpinned by our shared values of democracy and pluralism and expanding economic engagement and unprecedented pace of high-level interactions, which the High Commissioner recalled a minute ago, and the strength of our people-to-people ties. This is a community that sits inside Canadian boardrooms, on the trading floors of Bay Street, inside the risk committees of the pension funds. If it is, in the truest sense, a strategic bridge between two vibrant democracies. और इस मौके पर उन्होंने भारत और कनाडा के रिश्तों और अर्थव्यवस्था पर अपनी बात रखी और कहा कि दोनों देशों का रिश्ता लोकतंत्र और सभी को साथ लेकर चलने जैसा जो साझा मूल्य हैं उस पर टिका है। आइए सुनते हैं। Today stands as the fastest growing major economy in the world. Real GDP growth is at 7.6% in the year 25-26. Canadian investors with a long-term horizon, India offers a combination that is difficult to match: scale, sustained growth, a young population, expanding consumption, and rapidly deepening capital markets. India's transformation is structural. Rapid urbanization, a growing middle class, and world-class digital infrastructure are creating new opportunities across virtually every sector of the economy. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस वक्त जापान की यात्रा पर हैं। आज उनकी यात्रा का तीसरा दिन है। पीयूष गोयल ने आज अपने दिन की शुरुआत निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और ग्लोबल बिजनेस के हेड मिनोरू किमुरा के साथ एक मुलाकात कर की। इस दौरान उन्होंने इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में भारत जापान सहयोग को और मजबूत करने के मौकों पर चर्चा की है। इसके साथ ही वाणिज्य मंत्री ने मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप के डेप्यूटी चेयरमैन यासुशी इतगाकी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बैंकिंग, कमर्शियल फाइनेंस और निवेश के क्षेत्रों में भारत जापान सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर भी चर्चा की है। वहीं पीयूष गोयल ने सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन ग्रुप के डेप्यूटी प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर योशिहिरो हायाकुटोम से मुलाकात की। इस दौरान भारत और जापान के बीच वित्तीय संबंधों को और गहरा करने के लिए नए मौकों पर विचारों का आदान प्रदान किया। साथ ही इस बात पर भी चर्चा की गई कि बैंकिंग सेक्टर में निवेश और सहयोग को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों के पास कितनी बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। इसके साथ ही पीयूष गोयल ने टोयोटा तुशो कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट और सीईओ तोशिमित्सु इमाई के साथ एक सार्थक बैठक की। इस दौरान खासतौर पर उभरते हुए बाजारों के लिए भारत की ग्लोबल एक्सपोर्ट हब की भूमिका को और मजबूत करने, व्यापार, मोबिलिटी और औद्योगिक क्षेत्रों में भारत की भागीदारी को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। तो पीयूष गोयल की जापान यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। खासतौर पर सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापार को 2032 तक $150 अरब तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई गई है। वहीं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जापान के ही टोक्यो में स्टार्टअप्स को लेकर आयोजित राउंड टेबल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भारत जापान के बीच स्टार्टअप इकोसिस्टम, नवाचार और सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई है। बैठक में जापान में भारत की राजदूत नगमा एम मलिक, टोक्यो मेट्रोपॉलिटन सरकार के स्टार्टअप स्ट्रैटेजी विभाग के साकुमा कोसोई और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शोहोई हारा समेत कई प्रमुख प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के दौरान दोनों देशों के स्टार्टअप्स के बीच साझेदारी बढ़ाने और नई तकनीकों और निवेश के अवसरों को मजबूत करने पर भी
जोर दिया गया। India and Japan can develop pitching series, something like the Shark Tanks initiative, that can help young startups pitch. And in this world of global connectivity through Zoom calls and internet, I think we can have more and more pitching sessions where Indian startups pitch for Japanese investments and Japanese startups pitch for partners in India. And together we build more business connects and move from pitches to pilots, to investment and to scale. Warm invitation to all of you to India and to work together, because together Japan and India becomes a force multiplier for good, for prosperity and for a better future for the people of Japan and India. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया की राजधानी उलान बटर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन UNCCD COP17 के 17वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। इस दौरान भारत ने चरगाहों के समुदाय आधारित पुनर्स्थापन पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का तरीका लैंडस्केप मैनेजमेंट और आजीविका सहायता को जोड़ने का है, जिसमें सामुदायिक भागीदारी मुख्य है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सफल संरक्षण की शुरुआत चरवाहों को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि संरक्षक मानने से होगी। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को घेरा है। उन्होंने कहा कि पी चिदम्बरम ने कहा कि एक देश एक चुनाव असंवैधानिक है और कांग्रेस पार्टी का ज़मीर इसे लागू करने की इजाज़त नहीं देता। वे किस ज़मीर की बात कर रहे हैं? कांग्रेस के शासनकाल में ही 1951-52 से 1968 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते रहे। तब ये व्यवस्था लोकतंत्र के अनुकूल थी। आज अचानक असंवैधानिक कैसे हो गई? आइए सुनते हैं। मैंने चिदम्बरम जी का वो बयान पढ़ा कि एक राष्ट्र एक चुनाव असंवैधानिक है और इसको लागू करने का कांग्रेस का जमीर इजाजत नहीं देता। आप किस जमीर की बात कर रहे हैं? एक राष्ट्र एक चुनाव 1952 में होता रहा, लोकसभा विधानसभा के चुनाव। 57 में चुनाव साथ हुए, 62 में चुनाव साथ हुए, 67 में चुनाव साथ हुए। बाद में असंवैधानिक तरीकों से कांग्रेस ने निर्वाचित विरोधी सरकारों को गिराने का षड्यंत्र किया। वक्त छोटे ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज़। गांव में कहीं भी मिल जाता है ये, छुट्टे की झंझट को हर लेता है ये मेरा UPI दीदी से दादी तक हर कोई इसका फैन, कैश के बिना ही सब घूम लेते देश। ये मेरा UPI UPI के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का यही तो अमूल है। टेस्ट ऑफ इंडिया, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहां त्योहारों के सीजन के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी और खराब मिठाइयों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई की।
खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की 4 टीमों द्वारा गाजियाबाद और मुकीमपुर सहित कई अन्य क्षेत्रों में रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई। मुकीमपुर में जांच के दौरान होटल पार्थ एंड स्वाद रेस्टोरेंट से पनीर, जिंदल बीकानेरी से बर्फी और घेवर के साथ साथ कुलदीप स्वीट्स से रसगुल्ले के 3 नमूने लिए गए। मुकीमपुर में करीब 300 किलोग्राम खराब रसगुल्ला पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए खराब रसगुल्लों को मौके पर ही नष्ट करवा दिया। इसके अलावा करन गेट गाजियाबाद स्थित बीकानेर स्वीट कॉर्नर से लड्डू, घी, घेवर और सिंथेटिक रंग के नमूने भी संकलित किए गए। इस पूरी कार्रवाई में कुल 10 खाद्य नमूने लिए गए। अधिकारियों की इस कार्रवाई से मिठाई कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति है। खाद्य विभाग ने भी स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यह अभियान जारी रहेगा और जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर नियमानुसार सख्त एक्शन लिया जाएगा। नई दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित संस्कृति स्कूल में आज इंद्रधनुष 2026 कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजित 11वें शिव भटनागर मेमोरियल इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में दिल्ली के काफ़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस साल की थीम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रखी गई, जिस पर दिव्यांग बच्चों ने अपनी प्रतिभा से रचनात्मकता दिखाई। इंद्रधनुष 2026 दिव्यांग बच्चों को अपनी अनोखी काबिलियत दिखाने और इंद्रधनुष के रंगों के साथ क्रिएटिव होने का मंच देने की एक कोशिश है। अगर यहाँ आयोजित होने वाली गतिविधियों की बात करें तो इनमें फ्री आर्ट, फैंसी ड्रेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएशन, क्विज, बिना आग के खाना बनाना यानी कि विदाउट फायर कुकिंग और परफॉर्मिंग आर्ट्स शामिल हैं। गैदर हुए हैं अपने 11th इंद्रधनुष शिव भटनागर मेमोरियल कंपटीशन के लिए, इवेंट के लिए। ये एक इंटर स्कूल इवेंट है और इस इवेंट के माध्यम से हम चिल्ड्रन विद डिफरेंटली एबल्ड, हु आर चिल्ड्रन विद देयर ओन स्पेशल एबिलिटीज़, गैदर टुगेदर एंड शोकेस देयर स्किल्स। सो हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे में उसकी पोटेंशियल होती है और उस पोटेंशियल को शोकेस करने के लिए ये एक प्यारा सा इवेंट है। संस्कृति स्कूल पिछले 11 वर्षों से मेरे पुत्र शिव भटनागर की स्मृति में एक इंटर स्कूल कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जिसका नाम है इंद्रधनुष। यह इंद्रधनुष मुख्य तौर पे विभिन्न स्कूलों में जो बच्चे दिव्यांग कहलाते हैं उनके लिए आयोजित किया जाता है। गतिविधियां भी ऐसी हैं कि जिसमें भाग लेकर बच्चे कॉन्फिडेंट महसूस करें और शायद भविष्य में उन्हीं से उनके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का राह खुले। तो आज इस टूर्नामेंट का 11वां वर्ष है। इस कार्यक्रम को स्कूल और हम दोनों, मैं और मेरी पत्नी मिलकर आयोजित करते हैं। बढ़ते आगे, देश में मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों को लेकर सरकार लगातार निगरानी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने साफ किया कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि देश में इन्फ्लुएंजा वायरस का मौजूदा प्रचार हाल ही के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है और वायरस के किसी नए या असामान्य स्ट्रेन का पता नहीं चला है। देश में H1N1 में भी मौसमी बदलाव ही देखने को मिल रहा है और कोई भी असामान्य आनुवांशिक परिवर्तन सामने नहीं आया। देश में मौसमी सांस संबंधी बीमारियों के रुझानों पर स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर और एनसीडीसी एक मजबूत अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से बारीकी से निगरानी कर रहा है। आईसीएमआर के महानिदेशक ने कहा कि लोगों को घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं, बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। जब आपको खांसी, जुकाम, गले में दर्द, बुखार या शरीर दुखता है, वो पहले 2-3 दिन जो हैं ज़्यादा लोगों से ना मिलें और रेस्ट करें। और उसको अगर आप मिलें तो थोड़ा सा डिस्टेंस उनसे बना के रखें, लोगों के बहुत पास ना जाएं। यदि खांसी करें या छींकें तो अपने फेस को, अपने मुंह को और नाक को कवर कर लें जिससे कि ये फैले नहीं। बार बार अपने हाथ धोएं और बाकी लोग भी जो बीमार नहीं भी हैं, जिनको फ्लू नहीं है, वो भी अपना हाथ दिन में कई बार अगर धोएंगे और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे दूसरे लोगों के से जिनको जो खांसी आ रही है या ज़ुकाम है या बुखार है, तो वायरस जो है वो कम फैलेगा। किसी भी तरह की इस वक्त चिंता की आवश्यकता नहीं है इस बीमारी की वजह से। ये एक सीजनल बीमारी है, सीजनल फ्लू है और इस वक्त ये मानसून की पीक है।
और उसके ऊपर हम लोग ICMR से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से पूरी सिचुएशन के ऊपर पूरे ध्यान से उसको मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक सरकारी अस्पताल में आग लगने से कम 15 नवजात शिशुओं की मौत हुई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक आग एयर कंडीशनिंग सिस्टम में खराबी के कारण लगी। घटना पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल के महिला रोग वार्ड में हुई। आग लगने के समय इस वार्ड में 16 नवजात बच्चे मौजूद थे। इसमें से एक को बचा लिया गया। अस्पताल में आग बुझाने के बाद भी कूलिंग ऑपरेशन जारी रहा। अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने तेहरान में अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अरागची से मुलाकात की। इस बैठक में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित जहाज़ों की आवाजाही को फिर से शुरू करने के लिए एक रूपरेखा पर चर्चा की गई। इस संकरे जलमार्ग के दोनों ओर स्थित इन देशों के एक संयुक्त बयान में कहा गया कि प्रस्तावित रूपरेखा में एक संयुक्त स्थायी नेविगेशनल कॉरिडोर शामिल है। दोनों देश इस जलमार्ग से बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए मिलकर काम करेंगे। बयान में यह भी साफ कहा गया कि ईरान और ओमान एक स्थायी शिपिंग कॉरिडोर स्थापित कर रहे हैं और जल डब्रू मध्य के भविष्य के प्रशासन पर समझौते के लिए तकनीकी बातचीत को जारी रखेंगे। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमला करने से पहले दुनिया के कुल व्यापारिक तेल का लगभग 5वां हिस्सा इसी स्ट्रेट से होकर गुजरता था। वहीं ईरान और ओमान के इस उभरते समझौते को अमेरिका स्वीकार करेगा या नहीं स्पष्ट नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी लड़ाई का दौर काफ़ी हद तक थम गया, लेकिन शांति समझौते के लिए कूटनीतिक कोशिशें रुकी हुई हैं और इस जलमार्ग से गुजरना अब भी खतरनाक बना हुआ है। बात करते हैं हम खेल जगत से जुड़ी हुई। कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका की टीम फॉलो ऑन खेल रही है। ताज़ा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने अपने दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 83 रन बना लिए। आज मैच के चौथे दिन श्रीलंका ने 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलना शुरू किया। लाहिरू कुमारा ने 12 रन बनाकर आउट हुए। वहीं सोनल दिनुशा ने 103 रन की पारी खेली। श्रीलंका की टीम पहली पारी में 290 रन बनाकर आउट हुई और फॉलो ऑन टालने में नाकाम। भारत ने पहली पारी में 503 रन बनाए थे। 2 मैच की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है और टीम का लक्ष्य कोलंबो टेस्ट को जीत कर सीरीज को 2-0 से क्लीन स्वीप करने का है। मदर टेरेसा एक ऐसा नाम जिसे दुनिया भर में मानव सेवा और करुणा के लिए जाना जाता है। अल्बेनियाई मूल की रोमन कैथोलिक नन मदर टेरेसा ने अपना जीवन गरीबों, बीमारों और ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। भारत में उनके सेवा कार्यों ने उन्हें देश और दुनिया में पहचान दिलाई। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार और भारत रत्न समेत कई बड़े सम्मान मिले। आज मदर टेरेसा की 116वीं जयंती है। आइए इस मौके पर आपको बताते हैं उनके जीवन और सेवा के उस सफ़र के बारे में जिसने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। दुनिया में जब भी मानव सेवा और करुणा की बात होती है, मदर टेरेसा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। एक ऐसी महिला जिन्होंने अपना जीवन गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोपजे में हुआ था, जो आज नॉर्थ मैसेडोनिया की राजधानी है। उनका मूल नाम था एग्नेस गोंझा बोयाजियू। वो अल्बानियाई मूल के एक रोमन कैथोलिक परिवार से थीं। 18 साल की उम्र में उन्होंने धार्मिक जीवन अपनाने का फैसला किया और आयरलैंड के लोरेटो संस्थान से जुड़ी। इसके बाद उनका सफर भारत पहुंचा। 1929 में वो भारत आईं और कोलकाता के लोरेटो कॉन्वेंट से जुड़ गईं। मई 1931 में पहली धार्मिक प्रतिज्ञा लेने के बाद उन्होंने सेंट मैरी हाई स्कूल में शिक्षिका के तौर पर पढ़ाना शुरू किया। करीब 17 साल तक उन्होंने यहाँ पढ़ाया, लेकिन कॉन्वेंट की दीवारों के बाहर गरीबी और बदहाली को देखकर उनके मन पर गहरा असर पड़ा। 1948 में उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कॉन्वेंट स्कूल छोड़कर कोलकाता की गरीब बस्तियों में सबसे जरूरतमंद लोगों के बीच काम करने की अनुमति मिली। इसके बाद उन्होंने गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा शुरू कर दी। मदर टेरेसा का मानना था कि समाज के सबसे कमजोर लोगों की मदद करना ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ 7 अक्टूबर 1950 को मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना हुई। इस संस्था का मकसद गरीबों, बीमारों, अनाथों और बेसहारा लोगों की सेवा करना था। धीरे धीरे उनका काम कोलकाता से निकलकर भारत के दूसरे हिस्सों और फिर दुनिया के कई देशों तक पहुंच गया। मदर टेरेसा की सफेद साड़ी, नीली किनारी और सेवा का उनका तरीका उनकी पहचान बन गया। उनके सेवा कार्य को भारत और दुनिया भर में सम्मान मिला। 1962 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसी साल उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सम्मान आया 1979 में, जब उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया।
नोबेल समिति ने उन्हें गरीबी और पीड़ा के खिलाफ उनके काम के लिए सम्मानित किया। 1980 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा ने पुरस्कार को अपने लिए नहीं बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों के लिए समर्पित माना। उनकी पहचान सिर्फ पुरस्कारों तक सीमित नहीं रही, वो लगातार लोगों के बीच काम करती रही। 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में उनका निधन हुआ। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मदर टेरेसा के निधन के बाद मिशनरीज ऑफ चैरिटी के जरिए उनका सेवा कार्य जारी रहा। मदर टेरेसा ने अपना जीवन गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित किया। आज भी मदर टेरेसा का नाम दुनिया भर में मानव सेवा और करुणा के साथ लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।